रामपुर शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी, मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब किस्से हो रहे थे। पहला हादसा तो यह हुआ कि मेरा पति विदेश कमाने गया था। घर ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं बस अपनी मदद आप चला रही थी। एक रात का जिक्र है, मैं अकेले अपने कमरे में सोती थी। सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे जहन पर एक खौफ सवार हो गया। उसके बाद मैं सुनने लेटी, मगर मैं फिर भी, मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। भोर तक मुझे नींद ना आए। उसके बाद न जाने कब मेरी आंख लग गई। 1 घंटा सोए ही हुई थी कि सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था लेटे हुए। मैं आंखें मलती बाहर आई। वह मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी ननद के कमरे में सो जाओ। आखिर को वह तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की यह बात अजीब से लगी। अपनी बेटी के बजाय उसे मेरी ननद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से रीना के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुश दिल से अपना सर हिला दिया और आकर घर में नाश्ता बनाने लगी। अभी तक रीना सो कर नहीं उठी थी। हमने उसे जगाया। हम सब ने नाश्ता किया और फिर वह कॉलेज चली गई। दिन भर मैं यह सोच रही थी कि आखिर रात भर वह आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने उस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं यह बात भूल गई, मगर रात को सोने पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे रीना के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर मुझे देखकर अंकुश लग रही थी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने रीना से कहा, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ। कमरे की बत्ती चलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। रीना की बात, मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं रीना, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह की माहौल में सो सकती हूँ, मुझे नींद आ जाएगी। बस आप अपने कमरे में, मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जरा सी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर रीना ने एक बार फिर मुँह बना लिया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं रीना, मैं आज भी अपने कमरे में सो सकती हूँ। कल रात को क्यों मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली आंगन में सुनी थी, उसके बाद से मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने कमरे में सो जाऊँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अपना बिस्तर वगैरह लाकर रीना के कमरे में डाल दूँ, लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो रीना दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहला कर रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा। मैंने वही शिकायत कर दी कि रीना ने अपने कमरे में मुझे जगह नहीं दी। सास ने रीना को डांट दिया और बोला, कल से तुम उसे अपने साथ सुलाओगी। मुझे शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। अब रीना के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में ने अपनी जगह बना ली और कंबल डालकर सो गई। रात को न जाने कौन सा पहर था कि रीना को प्यास लग गई। उसने मुझे हिलाकर जगाया, बोली, भाभी बात तो सुनो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करें, मेरे लिए जाकर पानी का गिलास ले आएं, बहुत प्यास लग रही है। मेरी तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। रीना की बात सुनकर मैं फ़ौरन घबरा गई। क्या हुआ रीना, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी अब तो मैं ठीक हूँ, आप जाएं, मेरे लिए जाकर पानी लेकर आएं। रीना ने कहा तो मैं शर्मिंदा होकर उठकर खड़ी हुई। दरवाजे से जब बाहर निकली तो मैंने देखा रीना गुस्से भरी नज़रों से मुझे घूर रही थी। खैर मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो यह देखकर हैरत में पड़ गई कि उसने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया था। मैं घर में ज़्यादा शोर भी नहीं करनी चाहती थी, इसलिए चुप से हल्की हल्की आवाज़ दे रही थी, मगर यह रीना ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी तो जैसे डर के मेरी जान ही निकल गई। रात के अंधेरे में घर भी इतना खुला खुला था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। मगर क्या करती। 10 मिनट रीना के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन में दौड़ते दौड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे डर लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से है। मैंने बाहर की रास्ते की रोशनी जलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई और फिर दरवाजे को कुंडी लगाई और बेड पर लेट गई। काफ़ी देर यूं ही गुजर गए। रात को न जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंखें खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ।
तो घबराहट सर पर सवार हो गए। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में दुबकी रही। काफ़ी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे राहत सी सांस आई, वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह मेरी आँख खुली। मगर अब मैंने तय कर लिया कि रीना की उस चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिर वह मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया, ना ही रीना से इस बात की शिकायत की, लेकिन मुझसे फिर भी रहा नहीं गया। हल्का सा जिक्र किया तो रीना ने मुझ पर उल्टा ही चढ़ बैठी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चले गए। मैं आपका इंतजार करती रही। रीना की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। लोग भी कितने मतलबी और झूठे होते हैं। खैर, क्या कह सकते हैं। मैं अगली रात में फिर रीना के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने उससे वादा लिया कि वह दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर से वही हरकत की, दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं रीना को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन रीना से किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। उसी तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के 2 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया। बोली कि भाभी, घबराहट हो रही है, मेरे लिए जरा सा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। सोने की भरपूर एक्टिंग की, मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख न खोली। वह समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब न दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब धीरे से बैठे अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबियाँ उसने अपने पास ही रखी हुई थी। उसने एक पोटली से निकाली, एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खड़ी खोली। फिर इधर उधर देखती रही। फिर उसने खिड़की में छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। यह देखकर मेरे ठंडे पसीने छूट गए। ये भगवान, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। उसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि घर की इज्जत है। उसके भाई परदेश कमाने गए हैं ताकि अपनी बहन को पढ़ा सके, और उससे देखो क्या चक्कर चल रहे हैं। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं रीना आधी रात को किससे मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि उसमें हर सभी की बदनामी है। पहले मैं रीना को खुद समझा कर देखूंगी। मैं भी बिस्तर पर लेटी ही थी। दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी। रीना की वजह से चुप ही लेटी रही। देखा तो रीना कमरे की खिड़की से दोबारा अंदर आ रही थी। उसने वह घड़ी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई तो रीना बड़ी ही दिलेर निकली थी। अब मैं समझ गई, मैं आया रीना मुझे रात को पानी पीने के बहाने से बाहर क्यों भेजती थी। खैर, मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आया। अगले दिन रीना के कमरे में सोने से पहले उसे सख्ती से मना कर दिया कि वह रात को मुझे जगाया न करे। मेरे नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जाकर जग में डालकर यहाँ रख लो। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वह मुझे जगाए। रात के उस पहर अपने बिस्तर को उठाया और अलमारी में झांकने लगी। मैं सो चुकी थी। मेरे कान उसके आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर को कूद गई। मैं हैरत से उसे ज़्यादा देखती रही। फिर मुझे सबर ना हुआ। मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और रीना की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। यह घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे। एक पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी चीज़ें मेरे पाँव में चुभकर उस सफ़र को तकलीफ बना रही थी। मगर रीना शायद पहले से इंतजाम करती थी, वरना वह इतनी तेज़ रफ्तार से ना चलती। मैं देख रही थी कि रीना काफ़ी तेज़ कदम उठाती आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई, मगर मुझे डर लग रहा था। मगर फिर भी सोचा कि अगर मेरी ननद इतनी बहादुर और दिलेर हो सकती है तो मुझे क्या मसला है, जबकि मैं तो हक और सच की तलाश में जा रही हूँ। उस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर रीना ने पीछे मुड़कर देखा, मगर भगवान का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह एक पुराना बाग सा था। रीना छोटी सी झोपड़ी में अंदर चली गई। वहां जाकर उसने न जाने क्या किया। वह जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ न किया। उसके उल्टे कदम वहां से वापस आ गई। अब मैं सोचने लगी रीना को काबू कैसे करूं। तभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में यह एक ख्याल आया। मैं रीना से सारी हरकत जानना चाहती थी, क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद होते ही इसलिए रीना के आने और जाने की खिड़की थी। मैंने वह खिड़की जहाँ से रीना निकल कर भागी थी उसे अंदर के बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। मैं रीना के अंदर आने का इंतजार करती रही। तकरीबन एक दो घंटे बाद मुझे रीना के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। रीना ने हल्के से खिड़की खोली की कोशिश की, मगर
खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा, रीना, मुझे तुम्हारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। सुबह तक तुम मेरे घर के बाहर रहोगे ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर रीना गुस्से में आ गई। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, सर्दी लग रही है। रीना की जल्दीबाजी बता रही थी कि वह डर गई है, मगर मैं साफ इनकार कर दिया कि मैं खिड़की नहीं खोलूँगी जब तक वह मुझे सारी बात नहीं बता देती। भाभी, तुम एक बार खिड़की खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अभी मेरी मिन्नतें करनी लगी। फिर मैंने उसे कसम दी कि वह मुझे सारी बात सच सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोल दी। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की के अंदर दाखिल हुई। वह मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, भगवान का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी। मैं भगवान से डरती हूँ। मुझे अपने भाइयों की कमाई का एक एहसास है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। यह कहते हुए रीना अलमारी की तरफ बढ़ी और वही घड़ी वहाँ रखने लगी। मैंने घड़ी उसके हाथ से ले ली। तुम मुझे सारी बात बताओ, जैसा कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वह डर गई। अच्छा भाभी, बैठो, तुम्हें सब बताती हूँ। घड़ी में क्या है यह भी दिखाऊंगी। यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। आप तो जानती हैं, मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं भी जहाँ जाती वह मुझे पहले ही वहीं खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह शिकारी, मैं उसका शिकार हूँ। मैं अब जितनी भी कोशिश कर लेती उससे बचकर न जाती। एक दिन मैंने उसे मिन्नत की, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी भाई परदेश में है, वह मेरे लिए रुपए कमाते हैं, मुझे फीस भेजते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कॉलेज में आकर ऐसी बातें करूं। मेरी बात पर खूब हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी होगी, ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र न करो, किसी अकेली तरह जाकर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बड़े होटल में तुम आ जाओ, वहाँ सब लोग खाना खाते हैं, वहाँ से मुलाकात कर लो। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। अगर मैं तुमको अच्छा आदमी नहीं लगता तो मुझे छोड़ देना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे उसकी बातें पसंद आई। सोचा कि शायद एक बार मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे उसने एक डेट दिया होटल में मिलने के लिए, जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं इसलिए बेफिक्र, ठीक है, उस होटल में मैं पहले भी जा चुकी थी। अक्सर वहाँ पर 200-300 लोग बैठे होते हैं। वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं थी। हमने होटल के दूसरे फ्लोर पर मिलना था, जहाँ पर तकरीबन 300-400 कुर्सियाँ और बेड लगे हुए थे। जिस टाइम पर उसने मुझे बुलाया था, मैं उसी टाइम पर वहाँ पहुँच गई। वेटर कहा, हम नीचे बैठकर बात कर लेते हैं। वह कहने लगा, फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, यहाँ तो 2-4 लड़के ही बैठे हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी इज्जत को बाज़ारों में रुसवा करूं। उसकी यह फिल्मी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। खैर, ऊपर जाकर मैंने देखा वहाँ पर पूरा हॉल खाली था। एक भी आदमी वहाँ नहीं था और दरवाजे पर कोई भी नहीं था। अब मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने कहा, मुनासिब है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यह तो कोई भी नहीं है। क्या तुमने यह हॉल बुक करवाया है? उसने हाँ में सर हिलाया और एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो? मैंने गुस्से और नफरत से उसे देखा। उसने मुझे आगे बढ़कर रुसवा करने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। उस बात पर वह गुस्से से तिलमिला उठा। मैं जल्दी से बाहर भागी। दरवाज़ा खोलकर एक कदम आगे ही रखा था कि उसने मुझे बाजू से खींचकर अंदर आ करना चाहा। इतने में एक लड़का वहां आ गया। न जाने वह कैसा फरिश्ता बनकर ऊपर आया था। उसने राहुल को गिरे बांध से पकड़कर मुझे उससे आज़ाद कराया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ और उसका शुक्र अदा करती नीचे आ गई। राहुल की नीयत पता चलने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उसने मुझे इतना घटिया लड़की क्यों समझा? क्या उसने मेरी कोई गलती है? यही बातें सोचती मैं घर आ गई। उस दिन कॉलेज में मेरा दिल नहीं लगा। उस अजनबी के बारे में सोच रही थी कि जिसने मुझे राहुल के गंदी निगाहों से बचाया था। और 3 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वह हमारे कॉलेज में भी पढ़ता है और उसे मेरे राहुल की मुलाकात का भी पता था। तभी वह मेरा छुप कर पीछा कर रहा था। जब यह बातें मुझे मालूम हुई तो उसकी बहुत शुक्रगुजार है। उसका नाम पवन था। मैंने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे पवन की बात भी पसंद आई। उसने
उसने मिलने पर मुझे इजहार मोहब्बत नहीं की और खामोशी से मेरा एक हक अदा किया। खैर, उसकी बात की खबर जल्दी ही राहुल को हो गई। राहुल एक ताकतवर लड़का था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पवन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और उसके बस में होता तो वह उसकी जान ले लेता, मगर ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारा आखिरी साल आ गया। अब राहुल ने अपना कमीनापन दिखाना शुरू कर दिया। पूरे साल की मेहनत का फल हमें मिलना था। जब हमारे एक प्रोफेसर ने पवन को एक ऐसा काम करने को दे दिया जिसे हमारे लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, राहुल ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। ऐसा जाल बिछाया कि पवन से कम तजुर्बे में फेल हो जाए और उसे प्रोफेसर के सामने जिल्लत उठाना पड़े। उस तजुर्बे के लिए हमें इंसानी हड्डियों से ढांचा बनाना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वह कहाँ से मिलेगा। पवन ने बहुत कोशिश की, मगर राहुल की वजह से यह भी मुमकिन न था। कॉलेज के आसपास उसकी जान पहचान बहुत थी, इसलिए पवन को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। ऐसे में उसका साथ देने के मैंने ठान ली, क्योंकि उसने ऐसे वक्त पर मेरी मदद की थी। बिल्कुल बेबस थी। तब मैंने पुराने कपड़े की तलाश शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया था कि यह जीनों और भूतों के हवाले से मशहूर भी है वहाँ पर इंसानियत के अक्सर पड़े नजर आते हैं। इस बात ने मुझे हिम्मत दे दी। तभी मैं दिन को तो यह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह जगधरी कॉलेज के पास है। राहुल की नज़र पड़ती तो वह मेरे लिए अलग मुश्किल खड़ी कर देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम रात के अंधेरे में करूं। मैं दिन को जगह देखकर आती, रात को वह जाती। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे मुकम्मल करनी थी। देखो, अब सब कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी ने अपनी खिड़की खोलकर मुझे दिखाई दी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे सोने का कह दिया और खुद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे नंद की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी पवन से करवा दी, क्योंकि सच है, जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में राहुल का भी पूरा हाथ रहा। पवन रीना को अपना बना कर ले गया, पर रीना ने बहुत खुशामद की पवन से शादी करके ही दम लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई और दोनों बड़े प्यार से अपने घर में रहते थे और दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी। हर राज के पीछे जरूरी नहीं कुछ गलत निकले, कुछ अच्छा भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।